हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद गायन में किस तालवाद का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायन जो होता है इसमें किस तालवाद का प्रयोग किया जाता है, तो पखावज का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गायन में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं। चार राग का नाम दिया हुआ है, चार में से आपको बताना है किसमें दोनों जो है वो निषाद में लगते हैं। तो देश राग में दोनों निषाद में लगते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद फैयाज खां जो थे वह किस घराने से आते हैं, तो आगरा घराने से आते हैं उस्ताद फैयाज खां, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके सिलेबस में बस इतना मेंशन किया गया था, विभिन्न घराने के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन ये नहीं मेंशन किया गया था किस किस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए आपको जितना घराना है सबके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो आप लोगों को पीडीएफ में बता चुके हैं और दे भी चुके हैं कि कौन कौन घराना आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है, तो 22 श्रुतियां होती है एक सप्तक में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ताल में 6 मात्राएं होती है। वो कौन सा ताल है जिसमें कि 6 मात्राएं होती है। तो दादरा ताल आप लोग पढ़े होंगे, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 6 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झप ताल में कितनी मात्राएं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झप ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें 10 मात्राएं होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राग केदार का वादी स्वर क्या होता है। वादी स्वर, संवादी स्वर, कोई भी अगर आप लोग राग पढ़ रहे हैं तो उसका आपको ये चीज याद रखिएगा। उसका क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले आपको वादी याद रखना है, संवादी याद रखना है, वो राग कब गाया जाता है, किस समय में गाया जाता है, उसका आरोह क्या है, अवरोह क्या है, इतना सब कुछ आपको एक राग के बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। तो राग केदार का वादी स्वर क्या है, तो राग केदार जो इसका वादी स्वर जो है ये म होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है। भारत में मुख्य संगीत पद्धतियां जो कितनी है, 2 ही है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग विभाग का संवादी स्वर क्या होता है। राग विभाग जो है इसका संवादी स्वर क्या होता है, तो नी होता है राग विभाग का संवादी स्वर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। देखिए आरोह और अवरोह दोनों आपको अच्छे से याद रखना है कि स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो आरोह कहते हैं, ठीक है, और स्वर के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो अवरोह कहते हैं। दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाली डैश प्रकार का राग है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भोपाली जो है किस प्रकार का राग है, तो भोपाली औंढव प्रकार का राग है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। अभिनव राग मंजरी जो है इसके लेखक कौन है, तो आप लोग के एग्जाम सिलेबस में कहीं पर ये नहीं गया पूछा गया कि अभिनव राग मंजरी के बारे में आपसे पढ़ना है। आपसे ये लिखा गया कि संगीतज्ञों की जीवनी आपको पढ़ना है, और संगीतज्ञों की जीवनी में आपको देखे होंगे सिलेबस में मेंशन किया गया कि पंडित जो भातखंडे हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। और पंडित भातखंडे के बारे में जो आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि यही जो है लेखक है अभिनव राग मंजरी के, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, तो पंडित भातखंडे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो कहरवा ताल जो होता है इसमें 8 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हो इसमें से किस ताल में 7 मात्राएं होती है। वो कौन सा ताल है जिसमें कि 7 मात्राएं होती है, तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। धमार गायकी जो है इसमें किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो धमार गायकी में धमार का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं। तो राग भैरव जो है इसमें कोमल स्वर जो है वो किस में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन दिया हो और इसमें सबको बताना है। तो रे और ध में प्रयुक्त होते हैं राग भैरव में कोमल स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ताल में कितनी खाली होती है। 4 ताल जो होता है इसमें खाली कितनी होती है, 1 2 3 या 4। तो 4 ताल में खाली की जो संख्या है वो 2 होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग केदार का ठाठ क्या है। राग केदार जो है इसका ठाठ क्या होता है, तो राग केदार जो है इसका ठाठ कल्याण होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का समवादी स्वर क्या होता है। राग भैरव जो है इसका समवादी स्वर क्या होता है, तो राग भैरव का समवादी स्वर र ही होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग देश का वादी स्वर। ये वादी और संवादी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वादी अलग होता है और संवादी जो है ये अलग होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि राग देश जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो रे होता है राग देश का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि आपका सिलेबस में अगर आपका पेपर फर्स्ट होगा
तो आपको 14 इकाई पढ़ना है पेपर फर्स्ट में, और अगर आपका पेपर सेकंड होगा तो 17 इकाई पढ़ना है। तो इस जितना आपको पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब उस पीडीएफ में दे दिए। अगर आप लोग उतना पढ़ लीजिएगा ना जो इस पीडीएफ में रहेगा, तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई वाइज जितना आपको पढ़ना है सिलेबस के अनुरूप उसमें लिखा गया है। ठीक है, जैसे पहला इकाई में क्या पढ़ना है, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा इकाई है कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत, तीसरा है भारत के जितने भी विभिन्न शास्त्रीय संगीत है उसके बारे में पढ़ना है। तो जितना आपको पढ़ना है उसमें क्या क्या पढ़ना है, अगर आप लोग बुक से पढ़ने लगिएगा तो क्या होता है, बुक में अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा रहता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एसटीटी के जो सिलेबस है उसके मुताबिक आपका बुक में दिया हो कि चैप्टर वाइज या लाइन वाइज, लेकिन वो जो पीडीएफ लीजिएगा उस पीडीएफ में जितना आपका सिलेबस है उसमें जो भी आपको पढ़ना है उस पीडीएफ में ऐड करें थ्योरी का पूरा पोर्शन, उसमें जो भी आपको पढ़ना चाहिए वो जितना इकाई है, जैसे विभिन्न घराना हुआ या जितना रागों का वर्गीकरण हुआ, ये सब उसमें ऐड किया गया। अगर आपका पेपर फर्स्ट होगा तो आप लोग ये पढ़िएगा, इससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, जिसमें कि 1 से 14 इकाई तक है। और अगर आपका पेपर सेकंड होगा तो 1 से 17 इकाई तक है, ये पढ़िएगा तो आपका पूरा थ्योरी का जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका म्यूजिक का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसमें कि इस पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसका टोटल 5 पीडीएफ है। इसमें मिलेगा फर्स्ट पीडीएफ में आपको मिलेगा थ्योरी वाला 1 से 14 इकाई तक, सेकंड पीडीएफ में मिलेगा आपको 1 से 17 थ्योरी का, फिर जो इसका थर्ड पीडीएफ होगा उसमें आपको मिलेगा म्यूजिक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। बीपीएससी में या फिर एसटीटी में जो प्रीवियस साल ईयर में यानी कि पिछले साल में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो इसमें आपको मिल जाएगा म्यूजिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित टोटल 112 क्वेश्चन आपको रहेगा, जितने में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे पूछा जाता है ना कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, क्या गायन वादन करते थे, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित, ये टोटल आपसे एक एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम आपसे 10 पूछा जाएगा और मिनिमम आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित। तो ये आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। टोटल 112 क्वेश्चन, अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो 7 से 8 नंबर तो आपके इसी पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सब कर लेते हैं। इसके बाद आपको 5वां पीडीएफ में रहेगा 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, इसमें क्या रहेगा, अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो और आपको पूरा एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग थ्योरी का पूरा पोर्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग म्यूजिक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित प्रश्न पढ़ लीजिएगा। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो अगर उसके बाद ये प्रैक्टिस कर लेते हैं 500 प्लस क्वेश्चन इसमें, उसके बाद आपका क्या होगा, पूरा एसटीटी का जो सिलेबस होगा आप कंप्लीट कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो ठीक है। अब इस पीडीएफ को लेना किस तरह से, तो ये देखिए ओनली 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये पे करना है आप लोगों को इस नंबर पर 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको ये 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये पे करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे ही भेज देना है। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है आप लोग लिख दीजिएगा नीचे स्क्रीनशॉट भेजने के बाद म्यूजिक एसटीटी, क्योंकि बीपीएससी वाले स्टूडेंट रहते हैं इसलिए आप लोग म्यूजिक एसटीटी लिख दीजिएगा और इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक का प्राइस 30 रुपीज़, ये जो पांचों पीडीएफ देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5, ये पांचों पीडीएफ का प्राइस ओनली 30 रुपीज़ है, 30 रुपये। इसको पे करके आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। इससे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखे होंगे कि स्वर के चढ़ते क्रम को, तो स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, उसमें देखे थे ना, स्वर के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्वर के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो उसी समय आपको बता देते कि स्वर के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं। हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसमें ठाट कितने होते हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है, यानी कि राग भीम पलासी जो है इसको कब गाया जाता है, तो राग भीम पलासी को संध्या काल में, सायंकाल में गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे। संगीत पारिजात जो इसके लेखक कौन थे, तो पंडित अहोबल के बारे में आपको पढ़ना है। और जब आप पंडित अहोबल का पूरा जीवनी पढ़ेंगे, संगीत में उनका योगदान पढ़ेंगे, तब आप उसी में देखेंगे कि संगीत पारिजात के लेखक कौन थे, तो पंडित अहोबल थे। ठीक है, अब अहोबल की रचना संगीत पारिजात, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। संगीत पारिजात के लेखक कौन है, तो पंडित अहोबल। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, ये तो ऊपर ही देख लिए थे, आरोह कहते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है किस घराने से आते हैं, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया कि भारत के जितने विभिन्न घराने हैं, चाहे वो बनारस घराना हुआ, राजस्थान घराना हुआ, ग्वालियर घराना हुआ, किराना घराना हुआ, दरभंगा घराना हुआ, सब घराने के बारे में आपको पढ़ना है। और ये सब घराना जो आपको उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा जब आप थ्योरी पोर्शन पूरा पढ़िएगा, तो क्योंकि उस थ्योरी को जो पोर्शन वाला जो पीडीएफ है उसको उसी तरह से डिजाइन किया गया आपके सिलेबस के अनुरूप। आपके सिलेबस में जितना
पढ़ना है, सब उस PDF में मेंशन किया गया, ठीक है। सभी घराना के बारे में उसको दिया हुआ है। आपके सिलेबस में बस इतना लिखा हुआ है, भारत के विभिन्न घराना, ठीक है, इतना बस लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि कौन कौन सा घराना आपको पढ़ना है। लेकिन उस PDF में आपको सब मिल जाएगा कि कौन कौन सा घराना पढ़ना है, वो सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है किराना घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? धमार गायकी जो इसमें किस ताल का प्रयोग होता है? तो धमार गायकी में धमार का ही प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? कहरवा ताल जो होता है इसमें कितनी मात्राएं होती है? तो कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 12 मात्राएं होती है एक ताल में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? राग भैरव जो है इसका वादी स्वर क्या होता है? तो ध होता है राग भैरव का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? राग भीम पलासी जो है किस ठाट का राग है? थोड़ी देर पहले देखे थे राग भीम पलासी का गायन समय, तो राग भीम पलासी को गाया जाता है संध्या काल में। और राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? तो राग भीम पलासी जो है ये काफी ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी भी राग के बारे में आपको बता चुके हैं ऑलरेडी ऊपर कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसका वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, उसका गायन का समय क्या, आरोह क्या, अवरोह क्या है, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है किसी भी राग के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संगीत में वर्ण कितने हैं? संगीत जो है इसमें वर्ण कितने होते हैं? तो संगीत में 4 वर्ण होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विधा के गायक थे? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे ख्याल और ठुमरी विधा के गायक थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ख्याल और ठुमरी विधा के गायक थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऊपर ही देख चुके हैं कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर जो है इसके लेखक है सारंगदेव, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सारंगदेव जो है ऊपर देखे थे संगीत पारिजात, संगीत पारिजात के लेखक है पंडित अव्वल, और यहाँ पर क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर के जो लेखक है वो सारंगदेव है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग देश किस ठाट का राग है? राग देश जो है किस ठाट का राग है? तो राग देश जो है खमास ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग हमीर किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग हमीर जो है किस ठाट के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन दिया और इसमें से आपको बताना है। तो राग हमीर जो होता है कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है? ख्याल गायन जो है इसमें किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है? तो तबला का प्रयोग होता है ख्याल गायन में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है? ताल लिपि में चिन्ह ओ जो है इससे क्या सूचित किया जाता है? तो ताल लिपि में चिन्ह ओ से जो है खाली को सूचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं? तो ऊपर देख ही चुके, स्वरों के ऊपर चढ़ने को क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न है? राग भैरव जो होता है किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो राग याद रखिएगा, राग भैरव भैरव ठाट से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव जो है इसका वादी स्वर क्या होता है? तो वादी स्वर इसका ध होता है, यानी कि धैवत होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल का खाली होता है, तो 3 ताल का खाली क्या होता है? तो 3 ताल का जो खाली है वो 9 होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं? औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं? तो औंडव जाति में 5 स्वर व्यवहार होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल कहड़वा का प्रयोग होता है, तो ताल कहड़वा का जो प्रयोग है ये किस में होता है? आपको एक सिलेबस में मेंशन किया गया कि आपको सुगम संगीत के बारे में पढ़ना, और सुगम संगीत जब आप पढ़िएगा तो उसमें आप देखिएगा ये ताल कहड़वा का प्रयोग जो है वो सुगम संगीत में होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं? रूपक ताल जो है इसमें कितनी मात्राएं होती है? तो 7 मात्राएं होती हैं रूपक ताल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है? तो प्रातः काल में सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में राग भैरव का गाने का समय, यानी कि प्रातः काल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद जो है इसमें किस ताल का प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन दिया और इसमें से आपको बताना है। ध्रुपद जो है इसमें चौताल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है ध्रुपद में? तो चौताल का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है? राग भीम पलासी जो है इसका संवादी स्वर जो है वो सौंडज होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम चतुर मलिक एक डैश गायक थे, यानी कि पंडित राम चतुर मलिक जो थे वो कैसे गायक थे? तो पंडित राम चतुर मलिक जो थे वो ध्रुपद गायक थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित राम चतुर मलिक एक ध्रुपद गायक थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह का डैश वादक थे। ये जो आपको ऊपर पीडीएफ के बारे में बताया थे उसमें बताया थे वाद यंत्र उनके वादक से संबंधित आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें यही सब क्वेश्चन रहेगा। जैसे क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह का डैश वादक थे, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह का क्या बजाते थे? तो शनाई बजाते थे, शनाई वादन करते थे, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, उस्ताद बिस्मिल्लाह का शनाई वादक थे।
अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं? और आप लोगों को रोज एक जितने भी संगीतज्ञ हैं उनको जीवनी के बारे में आपको पढ़ना है, वो भी सिलेबस में मेंशन किया गया, ऐसा नहीं कि सभी के बारे में पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो रोज आपको संगीतज्ञ के बारे में एक एक करके जीवनी भी करवाते चलते हैं। जैसे कि कल आपको करवाए थे पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार के बारे में, तो उसमें देखे होंगे आप लोग कि पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो थे वो किसके लिए जाने जाते थे? तो संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते थे पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे क्या थे? तो एक गायक थे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाठ कितने प्रकार के होते हैं? तो ठाठ जो होते हैं ये 10 प्रकार के होते हैं। 10 कौन कौन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें, 4 राग का नाम दिया, इसमें से किसमें दोनों जो है वो मध्यम में लगते हैं? तो केदार राग में दोनों जो है वो मध्यम में लगते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो ऊपर देख लेते हैं, स्वरों के उतरने क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उतरने क्रम को अवरोह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं, भीम पलासी का गायन समय, तो भीम पलासी का गायन समय जो है वो अपराह्न समय का, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सॉरी इसका संध्या काल होगा, साय काल का, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे पंडित पन्नालाल घोष? तो बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे पंडित पन्नालाल घोष, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग यमन का गायन समय क्या है? राग यमन को कब गाया जाता है? तो संध्या काल में ही गाया जाता है राग यमन को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है? तो ताल लिपि जो है इसमें चिन्ह ओ से खाली को सूचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है? राग देश जो है किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो खमाज ठाट से उत्पन्न होता है राग देश, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? 4 ताल जो है इसमें कितनी खाली का प्रयोग होता है? तो 4 ताल में 2 खाली का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ध्रुपद जो है इसमें कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद जो होता है इसमें चौताल बजता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राग में गौ और नी जो होते हैं कोमल लगते हैं और बाकी शुद्ध जो होते हैं वो शुद्ध स्वर लगते हैं? ऐसा किस राग में होता है? तो ऐसा जो है काफी राग में होता है। काफी राग में गौ और नी जो होते हैं कोमल लगते हैं और बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी हैं, यानी कि पंडित भीमसेन जोशी जो है क्या है? तो पंडित भीमसेन जोशी जो है गायक थे, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्तक कितने होते हैं? सप्तक जो है ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं? तो सप्तक जो है 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन कौन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 3 ताल का खाली, 3 ताल का खाली क्या होता है? तो 3 ताल का जो खाली है वो 9 होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नाद के कितने प्रकार हैं? नाद जो है इसके कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ख्याल जो है इसमें किस ताल का प्रयोग होता है? तो 3 ताल का प्रयोग होता है ख्याल में, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, ठीक है। और आप लोग ऊपर ही बता चुके थे ऑलरेडी पीडीएफ के बारे में, अगर आप लोग चाहें तो पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से लेना है वो भी बता देते हैं। नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग 30 रुपये पे करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को जो पे कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।